नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और खुलासा, लाल किले के पास मिले 3 कारतूस। मामले में 3 और डॉक्टर गिरफ्तार। अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 मामले दर्ज। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने से 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। 2 मजदूरों की मौत, बचाव अभियान जारी। भारत ने COP30 में विकसित देशों को याद दिलाई जिम्मेदारी। कहा, जलवायु वित्त नहीं दे रहे विकसित देश, जलवायु लक्ष्यों को पूरा नहीं होने की दी चेतावनी। शरणार्थियों के लिए गोल्डन टिकट खत्म करेगा ब्रिटेन। सुरक्षा और लाभों में कटौती का किया ऐलान। और वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 7 से ग्रेटर नोएडा में होगा शुरू। 18 देशों के 130 बॉक्सर प्रतियोगिता में ले रहे हैं हिस्सा। निखत जरीन समेत भारतीय दल पेश करेगा चुनौती। सभी समाचार विस्तार के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर में नई दिल्ली के भारत मंडपम में ऑडिट दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ऑडिट और अकाउंट्स सर्विस के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ऑडिट दिवस कैक्स संस्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति और देश की वित्तीय जवाबदेही में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। दरअसल 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रम ने देश के पहले महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिसके उपलक्ष्य में हर साल इस दिन ऑडिट दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां तेजी से काम कर रही है। देश भर में हरियाणा मॉड्यूल से जुड़े लोगों की धरपकड़ का काम चल रहा है। मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, जब ब्लास्ट साइट से 9 mm के जिंदा कारतूस जांच एजेंसियों को मिले हैं। 9 mm के कारतूस फोर्स इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही है कि क्या 9 mm के कारतूस आतंकी उम्र के थे जिसने ब्लास्ट को अंजाम दिया। अगर ऐसा है तो क्या वो विस्फोटक के साथ हथियार भी लेकर चल रहा था, या ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस और जांच एजेंसियों का है। दिल्ली पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मामले में 3 और डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए डॉक्टरों में से 2 को मेवात से, जबकि 1 को पठानकोट से हिरासत में लिया गया है। इन सभी डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इन डॉक्टरों पर संदिग्धों की गलत तरीके से मदद करने और जांच में बाधा डालने का आरोप है। इसके अलावा दिल्ली अपराध शाखा ने अल फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ 2 अलग-अलग FIR दर्ज की है। एक FIR धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी जालसाजी की धाराओं के तहत दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस के एक सूत्र के अनुसार अपराध शाखा के एक दल ने कल राष्ट्रीय राजधानी के ओखला स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय का दौरा किया। दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को एक नोटिस भी जारी किया है और उनसे कुछ दस्तावेज मांगे गए हैं। पुलिस ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की समीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं का पता लगने के बाद ये FIR दर्ज की गई है। दिल्ली मेट्रो के लाल किला स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। कल गेट नंबर 2 और 3 को संचालन के लिए बहाल किया गया था। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद DMRC ने स्टेशन की सभी एंट्री और एग्जिट को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दरअसल 10 नवंबर को लाल किले के पास एक कार में धमाका हुआ था और इसके बाद एहतियातन पूरे स्टेशन को बंद कर दिया गया था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और अन्य एजेंसियों ने स्टेशन और आसपास के क्षेत्र के कई स्तरों पर जांच की। सुरक्षा मूल्यांकन और क्लियरेंस मिलने के बाद DMRC ने सभी एंट्री और एग्जिट गेट खोलने का फैसला किया है।
रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में एनडीए के पक्ष में आए एक तरफा नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चली है। कल रात दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संजय झा और ललन सिंह से मुलाकात के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे। बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े ने भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस बैठक को सरकार गठन की चल रही चर्चाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिलहाल अपना इस्तीफा औपचारिक तौर पर राज्यपाल को नहीं सौंपा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगले सप्ताह का राजनीतिक कैलेंडर तय माना जा रहा है और इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम और आरएलएम के विधायक दल की बैठकें होंगी। इनमें नेता चुनने और नए समीकरणों पर चर्चा होगी। इनमें मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी होनी है। वहीं दूसरी ओर बिहार चुनाव परिणाम में महागठबंधन की करारी हार के बाद इसके राजनीतिक असर अब खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के परिवार में मतभेद की स्थिति और भी गहराती हुई दिख रही है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा अब कोई परिवार नहीं है। रोहिणी ने संजय यादव और रमेश पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने ही मुझे परिवार से अलग किया है। साथ ही उन्होंने महागठबंधन के हार पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरा देश पूछ रहा है कि पार्टी की यह स्थिति क्यों हुई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में शनिवार रात एक डंपर और सुमो यात्री वाहन की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसा बडगाम रिंग रोड के वटरवानी इलाके में हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है। स्थानीय लोग और राहगीर भी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को नजदीकी चिकित्सा केंद्रों तक पहुंचाया गया। वहीं बडगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निखिल बोरकर ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना में 4 यात्रियों की जान गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। कर्नाटक के चित्तपुर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन का आयोजन करेगा। दरअसल राज्य मंत्री प्रियंक खड़गे के क्षेत्र चित्तपुर में पहले कानून व्यवस्था में व्यवधान का हवाला देते हुए पथ संचलन की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद आरएसएस ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने आरएसएस को चित्तपुर में पथ संचलन की अनुमति दे दी है। इसमें 300 गणवेशधारी और 50 घोष सहित कुल 350 लोगों को पथ संचलन में शामिल होने की अनुमति दी गई है। आरएसएस के पथ संचलन के मद्देनजर चित्तपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और करीब 1500 से अधिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। रुक करते अगली खबर का। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ ने सीमा पार तस्करों के कई प्रयासों को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ ने अलग अलग अभियानों में 2 ड्रोन और 8 पैकेट हेरोइन बरामद किए हैं और 2 तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए हैं। अभियान में अलग अलग जगहों से लगभग 11 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है। फिरोजपुर के बरके गांव के पास खेतों से एक DJI माविक और 4 प्रो ड्रोन पकड़े गए। बीएसएफ के इस कार्रवाई का मकसद सीमा पार नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना है। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस के मोंटडी मार्सन में द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 25 के 8वें संस्करण में भाग लेगी। भारतीय वायुसेना 27 नवंबर तक फ्रांसीसी वायु और स्पेस फोर्स के साथ मिलकर यह अभ्यास करने जा रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसका उद्देश्य यथार्थवादी परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करना है। आईएएफ की टुकड़ी 10 नवंबर को ही फ्रांस पहुंच गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि दोनों वायुसेनाओं के बीच हो रहा यह अभियान परिचालन ज्ञान को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। अभ्यास के दौरान आईएएफ का Su-30 MKI विमान फ्रांसीसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमानों के साथ काम करेगा। इसमें आसमान में युद्ध, वायु रक्षा और संयुक्त हमला अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का समापन हो गया। यह अभ्यास पूर्वी सेक्टर में सभी भूभागों पर अभियानों के संचालन के लिए थल सेना के साथ ही वायुसेना, सहयोगी सेवाओं, आईटीबीपी और अन्य एजेंसियों के साथ बेहतरीन एकीकरण को दर्शाता है। अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में भारतीय सेना की बढ़ती क्षमताओं और सामरिक तैयारी में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। ब्राजील में चल रहे COP30 सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों को अपनी जलवायु संबंधी जिम्मेदारियों याद दिलाई हैं। भारत ने साफ कहा कि विकसित देश जलवायु वित्त उपलब्ध कराने के वादे पूरे नहीं कर रहे, जिससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में गंभीर बाधा आ रही है। भारत ने चेतावनी दी कि यदि वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग समय पर नहीं मिला तो पेरिस समझौते के लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि विकासशील देशों को ऊर्जा परिवर्तन, अनुकूलन और नुकसान हानि से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं भारत ने जोर दिया कि जलवायु न्याय तभी संभव है जब विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पारदर्शी, समयबद्ध और पर्याप्त वित्त उपलब्ध कर पाएं। राजधानी दिल्ली में आयोजित सड़क सुरक्षा मैराथन 2025 नमो रन को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। इस दौड़ का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षित सड़क व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन सुरक्षित दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है। सच में सुरक्षित दिल्ली की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। खेल प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है, सच में बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की खेल प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। बात मौसम की। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में सर्दी और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी कल तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान लगाया गया है। आईएमडी ने आज तमिलनाडु और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं केरल और माहे के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटों में तुतिकोरिन जिले के तिरुचेंतुर में सबसे अधिक 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। तिरुनेलवेली के उथु और राधापुरम और तुतिकोरिन के कायलपट्टिनम में 7 सेंटीमीटर, जबकि नालुमुक्कू, काकाची और कुलसेकनर पट्टिनम में 6 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दाब क्षेत्र अगले 24 घंटों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए तमिलनाडु तट तक पहुंचेगा। इसके साथ ही कुडालोर, मयिलादुथुरई, तिरुवारूर, नागपट्टिनम और कराईकल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और दक्षिण आंध्र तट पर आज और 17 नवंबर को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सख्त सलाह दी गई है। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के ओबरा खनन क्षेत्र की पत्थर खदान में ऊपर से गिरे भारी मलबे में दबने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 1 दर्जन मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए NDRF और SDRF की टीमों को लगाया गया है, जो युद्ध स्तर पर मलबे में दबे लोगों को निकालने के काम में लगे हैं। घटना को लेकर राज्य मंत्री संजीव गोंड ने दुख व्यक्त किया है। जैसा पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो अब मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी BN सिंह ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन फिलहाल पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करना है। एक घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। NDRF और SDRF की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। और इस खबर पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे सहयोगी संवाददाता सुनील तिवारी से। सुनील, बताइए कि अब तक मलबे में जो मजदूर दबे हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? क्या संख्या में इजाफा हुआ है जो मलबे में दबे हुए मजदूर हैं उन्हें बाहर निकालने में? मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो भी रेस्क्यू चल रहा है वो लगातार जारी है NDRF और SDRF की तरफ से जी। रेस्क्यू में जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वहां का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि खदानें इतनी गहरी हैं, रास्ते इतने सकरे हैं कि बड़ी गाड़ियों की जो रेस्क्यू के लिए जानी है वो एक्चुअली वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि छोटे छोटे गाड़ियों के माध्यम से SDRF और NDRF ने वहां पहुंचा और पहुंचकर, क्योंकि देखिए बड़ी बात क्या है कि जो बड़े बड़े चट्टान जो ऊपर से गिरे हैं उन्हें तोड़ना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि उनको बिना तोड़े छोटे टुकड़ों में किए आप मलबे को हटा नहीं सकते और नीचे के शवों को या जो भी लोग दबे हैं उनको आप देख नहीं सकते। तो जो वहां की भौगोलिक दूरता है वो सबसे बड़ी चुनौती है और उसी चुनौती का सामना आज 12 घंटे से अभी तक SDRF और NDRF कर रही है। हालांकि बहुत हद तक सफलता मिली है, बड़े बड़े चट्टानों को इन लोगों ने तोड़ लिया है। अभी जैसा मैंने देखा है कि बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ लिया है और बाकी अब हाथ से उन मलबों को हटाने का क्रम जारी है, ताकि हालांकि 100 अभी तक तो जो 1 निकले थे वही हैं, 2 की मृत्यु है जी। लेकिन एक चीज और बता दें आपसे कि यहाँ इन क्षेत्रों में यह एक समान घटना जैसे लोग मानने लगे हैं। हालांकि इसके पहले भी इस तरह की घटना हुई है, खदानों में कहीं न कहीं 1-2 नियमित छिटपिट घटनाएं होती हैं, लेकिन यह एक बड़ा ही हृदय विदारक और दुखद घटना है जहां की अचानक इतने मजदूर एक साथ दब जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन नकेल तो हमेशा कसता रहा है खनन व्यवसायियों पे या जो खनन में लगे हैं लोग, लेकिन बावजूद इसके कहीं न कहीं से लापरवाही दिखाई पड़ती है। जैसा कि कल राज्य मंत्री हम लोगों के साथ थे, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया, वो सरकार के राज्य मंत्री हैं, कि कहीं न कहीं से लापरवाही हुई है। तो अभी तक शवों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। NDRF और SDRF की टीमें लगातार अपने काम में लगी हुई हैं और जो आसपास के कारपोरेट घराने हैं सोनभद्र में, उनके भी रेस्क्यू टीम को बुला लिए गए हैं और वो लोग भी इस काम में लगे हुए हैं। सुनील, DM ने तो साफ कहा है कि इसके जो कारण है उसका पता लगाया जाएगा, जांच की जाएगी, लेकिन क्या प्राथमिक तौर पर अगर हम देखें तो प्रथम दृष्टया किन कारणों की वजह से यह हादसा होता हुआ नजर आया, कुछ पता चल पाया है? देखिए, यदि हम प्रथम दृष्टया की बात करें तो
सीधी सी बात यह है कि जब भी माइनिंग का काम होता है या ड्रिल होता है, कंप्रेशर मशीनें लगाई जाती हैं, तो वो खनन विभाग के दिशा निर्देश और उनकी देखरेख में होता है जी। लेकिन जमीनी हकीकत यदि देखें तो ऐसा होता नहीं। तो कहाँ ड्रिल करना है, कैसे ड्रिल करना है, ये जानकारी स्किल्ड लोगों के पास होती है, नॉन स्किल्ड लोगों के पास नहीं होती जी। यदि इन्हीं चीजों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से इन घटनाओं से हम बच सकते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि अपने ड्रिलरों को या अपने जो कंप्रेशर मशीन के लोगों को उन्होंने साफ किया और कहीं भी उसको लगा दिया और ड्रिल किया। उन्हें ये नहीं अंदाजा लग रहा है कि यदि मैं यहाँ ड्रिल करूंगा तो ये भारी बड़े बड़े पत्थर चट्टान नीचे गिर सकते हैं। तो प्रथम दृष्टिया जो डीएम साहब कह रहे हैं कि ठीक है हम जांच कराएंगे, देखेंगे, लेकिन सामान्य रूप से यदि आप देखेंगे तो इस तरह की लापरवाही तो आपको स्वयं दिखाई पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो देखा जाएगा कि आखिर चूक कहां पर हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। हालांकि फिलहाल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार अपने काम को आगे बढ़ा रही है और रेस्क्यू कर रही है। रुक करते अगली खबर का। सरकार ने कहा है कि भारत का मीडिया और मनोरंजन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 2030 तक इसका आकार $100 अरब से भी ज्यादा हो जाएगा। डिजिटल तकनीक, युवाओं की बढ़ती मांग और रचनात्मक कामों के नए अवसर इसकी बढ़त को और तेज कर रहे हैं। ये क्षेत्र हर साल लगभग 7% की रफ्तार से बढ़ रहा है और 2027 तक करीब 3067 अरब रुपए का हो जाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि 2030 तक भारत सिर्फ कंटेंट देखने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया को नया कंटेंट और बौद्धिक संपदा देने वाला प्रमुख देश बन जाएगा। पिछले 10 सालों में इस सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में अच्छा योगदान दिया है। खास बात यह भी है कि भारत में एनिमेशन और वीएफएक्स का काम 40 से 60% सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़ा और कुशल कामगार वर्ग मौजूद है और इसी वजह से कई विदेशी कंपनियां अपना पोस्ट प्रोडक्शन काम भारत में करवाती है। भारतीय कहानियां और कंटेंट अब दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। भारतीय ओटीटी दर्शकों में लगभग 25% लोग विदेशों से हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी को औपचारिक पहचान देना इस क्षेत्र में नई ऊर्जा ला रहा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत का एवीजीसी एक्सआर सेक्टर अब अगली कड़ी और बड़ी छलांग के लिए तैयार है। और आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। ये दिवस हर साल 16 नवंबर को स्वतंत्र और दायित्वपूर्ण प्रेस की भूमिका को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज शुरू किया था। स्थापना के बाद से परिषद एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में काम करती रही है। ये पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों और खतरों से बचाने के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुख्यात माओवादी ज्वालामुखी के खिलाफ सुरक्षा बलों का विशेष सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और अन्य बलों की संयुक्त टीमों ने आज सुबह चिंतागुफा और रावनाजगी और चिंतागुफा और साकेत जी थाना क्षेत्रों के बीच स्थित कारीगुंडम इलाके में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान माओवादी दल से मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार, विस्फोटक और कई सामग्री बरामद की गई है। मारे गए नक्सलियों की पहचान की पुष्टि की जा रही है। इलाके में नक्सली मूवमेंट के ताज़ा इनपुट को देखते हुए सभी संवेदनशील बिंदुओं पर अतिरिक्त बल भी तैनात कर दिया गया है। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। यूरोप के कई देशों में तूफान क्लाउडिया का कहर अभी भी जारी है। क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हो चुके हैं। पुर्तगाल, ब्रिटेन के दक्षिण वेल्स, स्पेन और आयरलैंड के कई हिस्सों में बड़ी मात्रा में जल जमाव हुआ है। स्थानीय लोगों की दुकानों और इमारतों में पानी घुस चुका है। बाढ़ से लोगों के घर, व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
इधर दक्षिण कोरिया के युद्ध स्मारक पर 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की एक टीम ने भारतीय सशस्त्र बलों और महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। दल ने कोरियाई युद्ध के दौरान विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले वीर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच अटूट सैन्य संबंधों, बलिदान की साझा विरासत और निरंतर सौहार्द की पुष्टि की। दरअसल भारतीय सेना का 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल 1950 से 1953 के बीच कोरिया युद्ध के दौरान सेवारत था, जहां हजारों नागरिकों का उपचार किया गया था। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।